Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है एज ऑफ एनलाइटनमेंट, 18th सेंचुरी, ऑगस्टन एज, एज ऑफ पॉप और द न्यू क्लासिकल एज। इसको आप अलग अलग नामों से आप जानते हैं इस एज को, और मेरा जो पर्पस है दोस्तों कराने का, जो मैं ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको करा रहा हूं, मैं इस प्रकार से आपको ये तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको शॉर्ट में ही इतना सब कुछ तैयार हो जाए जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूरी तरह से तैयार हो जाए, वो आपको इसमें कराए जाएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, और जिसको मैंने अभी बताया कि एज ऑफ रीजन के नाम से, इसको न्यू क्लासिकल एज के नाम से, एज ऑगस्टन एज के नाम से, पॉप के एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस एज को आज हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं आपको प्रीवियस एजेस भी आपको करा चुका हूं। इसमें मैं आपको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर मैंने आपको कराया, मिडाइवल लिटरेचर आपको कराया, इसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड आपको कराया, और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 18th सेंचुरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो हमारा एज है, और हाँ एक चीज मिस हो गई, रेनेसां भी आपको कराया था। अब ये जो हमारा एज है दोस्तों 18th सेंचुरी एज ऑफ एनलाइटमेंट, इसमें सबसे पहली बात तो टाइटल पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस टाइटल से भी रिलेटेड आ जाते हैं। अब ये जो है एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये दिया हुआ है एज ऑफ एनलाइटनमेंट, तो ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट किस एज को कहा जाता है, किस एज को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर को एज ऑफ एनलाइटनमेंट के एज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है एज ऑफ रीजन किस एज को कहा जाता है, तो भी आपका आंसर यही होगा 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर को। और फिर ये क्वेश्चन बनता है कि ऑगस्टन ऑगस्टन एज किस एज को जाना जाता है, तो भी आपका आंसर ये होगा कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और एज ऑफ एनलाइटनमेंट या फिर 18th सेंचुरी, ये सभी एक ही हैं। एज ऑफ पॉप कह लीजिए, एज ऑफ पीरियोडिकल्स कह लीजिए, एज ऑफ एनलाइटमेंट कह लीजिए, एज ऑफ रीजन कह लीजिए, 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर कह लीजिए, ये सभी एक ही हैं। अब ये जो वर्ड है एनलाइटमेंट, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है इसका मतलब, एंड व्हाई दिस एज इज नोन एज एज ऑफ एनलाइटनमेंट। दोस्तों इसका कारण है, एज ऑफ एनलाइटमेंट इट मीन्स द एज ऑफ अवेकनिंग। अवेकनिंग, अवेकन समबडी और समथिंग, किसी चीज को अवेक करना मतलब जागरूक करना, किसी चीज को जगाना, अवेक करना, सेंसेस को अपील करना, दैट इज अवेकनिंग। तो ये एक ऐसा एज था जिसमें लोगों को अवेकन किया गया। अब अवेकन किस रूप में किया गया, सोशल में किया गया, पॉलिटिकल में किया गया, ठीक है ना, हर रूप में लोगों को जगाया गया। और सबसे बड़ी बात थी कि द अवेकनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, द अवेकनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अवेकनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी की अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप जो है वो न्यू क्लासिकल एज के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट्स रहे हैं और क्रिटिक भी रहे हैं पॉप। तो अलेक्जेंडर पॉप का जो एक फेमस वर्क है एन एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन मैन में अलेक्जेंडर पॉप ह्यूमैनिटी के बारे में लिखते हैं। ह्यूमैनिटी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी वास्तव में होती क्या है, किसको ह्यूमैनिटी कहा जाता है, एंड हाउ कैन वन अवेक द ह्यूमैनिटी। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय अलेक्जेंडर पॉप इन द पोएम एसे ऑन मैन। तो ह्यूमैनिटी की बात करें दोस्तों, ये क्वेश्चंस, ये लाइंस भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि किसने कही, नाउ देन thyself presume not God to scan, the proper study of mankind is man। जानना है तो सबसे पहले खुद को जानो, दूसरों को जांच परख मत करो, भगवान को भी मतलब यूं मत समझो, भगवान को स्कैन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो प्रॉपर स्टडी है ना मैनकाइंड की, वही तो मैन है।
सो यू जस्ट हैव टू मेक द प्रॉपर स्टडी ऑफ योरसेल्फ। लेकिन इंसानों की आदत क्या है, हम लोगों की आदत क्या है, हम क्या करते हैं, हम अपनी गलती नहीं देखते, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड द फॉल्ट्स इन अदर्स। दूसरों में गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब हम अपने गलत मुकद्दर का या फिर कुछ भी हमारे साथ व्हाटएवर दैट हैज हैपेंड टू दैट हैज हैपेंड रॉन्ग, तो उस गलत का भगवान पर आरोप मंडते थे कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो इज दिस ह्यूमैनिटी? क्या ये ह्यूमैनिटी है? आई थिंक नो। तो वही चीज है। तो ये बात यहां पर जो की गई है, अलेक्जेंडर पॉप यही कहते हैं, नाउ देन thyself presume not God to scan the proper study of mankind is man। तो ये अवेकनिंग हुआ, एनलाइटमेंट हुआ, मतलब इंसानों को जागृत किया जा रहा है कि मानव तुम कैसे हो, अरे तुम्हारा वजूद क्या है, जो तुम दूसरों में गलतियां निकालते हो, पहले तुम खुद का तो अध्ययन कर लो, खुद की तो प्रॉपर स्टडी कर लो, तभी तो दूसरों की गलतियां निकालोगे। क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, वी आर इन द स्टेट ऑफ इस्थमस। इस्थमस पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा किस लिए जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऑन मैन जो पोएम है अलेक्जेंडर पॉप की, उसमें ये वर्ड आता है, मैन प्लेस्ड ऑन इस्थमस। मानव की स्थिति क्या है, इस्थमस की है। इस्थमस द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ध्यान रखना इसका मीनिंग, द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, द मिड स्टेट। एक ऐसी स्थिति होती है जो कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, एक मिड स्टेट होती है इस्थमस की स्थिति। मानव का वजूद क्या है, मानव ना तो आकाश में है, ना पृथ्वी में है, बीच में लटका हुआ, उसका अपना खुद का वजूद नहीं है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो ऐसी है। तो कुल मिलाकर आपको केवल ये समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, या तो ये आएगा, नाउ देन thyself presume not God to scan the proper study of mankind is man। ये किस पोएम से लिया गया है, ऐसे ऑन मैन से लिया गया है। ऐसे ऑन मैन किसकी, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऐसे ऑन मैन किसकी पोएम है, अलेक्जेंडर पॉप का वर्क है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एज ऑफ एनलाइटमेंट किसको कहा गया, 18th सेंचुरी को कहा गया। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एज ऑफ एनलाइटमेंट का मीनिंग क्या है, तो एज ऑफ अवेकनिंग, की जागरूकता करना। तो अब ये जो एज था दोस्तों, ये एज ऑफ रीजन भी कहा गया, क्योंकि इस एज में हमने रीजंस की बात की लॉजिक्स की बात की, बहुत सारे लॉजिक्स रीजंस इसमें देखे गए, तर्क वितर्क, एक अलग ज्ञान, एक अलग प्रकार की सोच, एक इसको हम कह सकते हैं कि अ चेंजिंग सोसाइटी, एक बदलता समाज हमें दिखाई दिया इस एज में। लेकिन बदलता समाज तो वो था, लेकिन काव्य में अगर जो हम देखा जाए, पोएट्री में हम देखें और इसके फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में देखें, तो न्यू क्लासिकल एक इस प्रकार से आया कि जहां पर नियो और क्लासिकल, जैसे कि आप समझ भी रहोगे, नियो और क्लासिकल, नया और पुराना, दोनों का एक कोऑर्डिनेशन रहा, दोनों का एक कॉम्बिनेशन यहां पर हमें देखने को मिला। नई चीजों को, जब न्यू आइडियाज को, न्यू वेज को, न्यू टेक्निक्स को पुरानों के साथ जब इंक्लूड कर दिया गया, उसके साथ उसको जोड़ दिया गया, तो वो बन गया नियो क्लासिकल। वो क्या बना, नियो क्लासिकल बना। तो इसके बाद दोस्तों इसको एज ऑफ ऑगस्टन कहा गया। ऑगस्टन एज यानी कि किंग ऑगस्ट का एज। ऑगस्टन एज किसका एज, किंग ऑगस्ट का एज। राजा ऑगस्ट के नाम पर, किंग ऑगस्ट के नाम पर इसको ऑगस्टन एज के नाम से जाना गया। एज ऑफ पॉप यानी कि अलेक्जेंडर पॉप के नाम पर इसको एज ऑफ पॉप के नाम से जाना गया। अलेक्जेंडर पॉप के नाम से इसको एज ऑफ पॉप के नाम से जाना गया। एज ऑफ पीरियोडिकल्स, तो ये पीरियोडिकल्स का एज रहा। पीरियोडिकल्स, अब ये इस पीरियोडिकल्स को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो 18th सेंचुरी में दो फेमस राइटर हुए हमारे, एक तो रिचार्ड स्टील और एक जोसेफ एडिसन। रिचार्ड स्टील और जोसेफ एडिसन की बात करें तो इनके फेमस वर्क टैटलर और स्पेक्टेटर मैगजीन्स के नाम आपने सुने ही होंगे। तो इनका जो एक वर्क का कोलैबोरेशन इनका रहा, और जो इन्होंने पीरियोडिकल्स निकाले, ठीक है, और जो इनके एसेज निकले, और उस पीरियड के दौरान, पर्टिकुलर पीरियड के दौरान दोस्तों, वही एज हमारा कहलाया गया पीरियोडिकल्स। तो उसको पीरियोडिकल्स कहा गया। तो एज ऑफ पीरियोडिकल्स ये था, और स्पेशली इन द नेम्स ऑफ रिचार्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। याद रख लेना, पीरियोडिकल्स किसके नाम पर कहा जाता है, जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील के नाम पर। रिचार्ड स्टील स्पेक्टेटर क्लब आपने पढ़ा होगा, जोसेफ एडिसन का सर रोजर चर्च भी आपने पढ़ा होगा, सर रोजर एट होम भी आपने पढ़ा होगा। बहुत अच्छा वर्क है इनका। और ये आपको, आई होप की टाइटल आपका क्लियर हो गया होगा।
18th century, age of enlightenment, age of reason, Augustan age of pop, age of periodicals. It started in 1700 and went up to 1798. 1700 में ये स्टार्ट हुआ और 1798 तक 1798 तक ये चला था। कब तक चला था? 1798 तक ये चला था। और आपको पता ही है कि इससे आगे रोमांटिसिज्म चालू हो जाता है। जो रोमांटिसिज्म है इससे आगे रोमांटिक एज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बट फिलहाल हम बात करेंगे आज 18th सेंचुरी, एज ऑफ एनलाइटमेंट की, एज ऑफ रीजन, ऑगस्टन एज ऑफ पॉप, एज ऑफ पीरियडिकल्स, इनकी बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स, इसका वन ऑफ द मेन फीचर्स क्या रहा? इसमें जो मॉडर्न नॉवेल्स थे हमारे, जो आधुनिक उपन्यास थे दोस्तों, उसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। ध्यान रखना, मैं वही चीज आपको पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल्स वाज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। 18वीं शताब्दी इंग्लिश लिटरेचर की एक खासियत रही, क्या रही? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स, मॉडर्न नॉवेल्स का डेवलपमेंट होना। इसके अलावा दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है, एपिस्टोलरी नॉवेल, सेंटिमेंटल नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल और गॉथिक नॉवेल्स, इनका जो हमें राइज देखने को मिला, जो एक प्रोग्रेस देखने को मिली, वो कौन से एज में? तो एज ऑफ एनलाइटमेंट में, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ ऑगस्टन एज, 18th सेंचुरी, एज ऑफ पॉप, एज ऑफ पीरियडिकल्स। तो स्पेशली 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में ये डेवलप हुए। अब इनको हमें समझना बहुत जरूरी है। एपिस्टोलरी, सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज एपिस्टोलरी नॉवेल। ये एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है, किसको हम एपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं? जो ये नॉवेल्स होने, तो दोस्तों जो नॉवेल्स एक लेटर के फॉर्म में जब नॉवेल्स को लिखा जाता है तो वो एपिस्टोलरी होते हैं, ठीक है ना। जब नॉवेल्स किसी रूप में लिखे जाते हैं, एक लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो एपिस्टोलरी है। और एपिस्टोलरी की एक खासियत और है, इसमें डिविजन्स ऑफ स्टोरीज हमें देखने को मिलता है। मतलब जो कहानी है वो भागों में बटी होती है, बट दोज ऑल पार्ट्स आर लिंक्ड टुगेदर। और कहीं ना कहीं वो सारे के सारे पार्ट जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, सारे के सारे पार्ट जो इसमें हमें देखने को मिलता है एपिस्टोलरी में। और इसके बाद हम बात करें हिस्टोरिकल और सेंटिमेंटल की। सेंटिमेंटल, जैसे कि आप जानते ही हैं, जो सेंटिमेंटल नॉवेल्स होते हैं, जो हमारे इमोशन से जुड़े हुए नॉवेल्स होते हैं, जो हमारे, जिसे कहते हैं ना कि फील होती है, हमारी इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर की जो इंटरनल फील्स होती हैं, उससे जुड़े हुए जो नॉवेल्स होते हैं हमारे सेंटिमेंटल नॉवेल, जिसमें अगर जो हम देखें तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी वो हमें जोड़ते हैं। और किस चीज से? हमारे इंटर इश्यूज से, हमारे आउटर आइडियाज से, हमारी सोसाइटी से। तो वो कहीं ना कहीं एक साइकोएनालिसिस स्टडी भी हम इस प्रकार के उपन्यासों में हमें देखने को मिलती है, जो सेंटिमेंटल नॉवेल्स होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों फिर आता है हमारा हिस्टोरिकल नॉवेल्स। ऐसे नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स को आप कंप्लीटली हिस्टोरिकल नहीं कह सकते, ये फिक्शनल होते हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ रियलिस्टिक टच भी लिए होते हैं। तो इसमें फिक्शनल भी होगा और रियलिस्टिक टच भी होगा। तो ऐसे हिस्टोरिकल नॉवेल्स होते हैं जिसमें इतिहास की पृष्ठभूमि को दर्शाया जाता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाया जाता है, लेकिन किसके साथ? जो रियलिज्म है उसको साथ जोड़कर, और थोड़ा सा उसमें इमेजिनरी को भी ऐड कर दिया जाता है। कुल मिलाकर जो कल्पना और वास्तविकता दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें दोनों चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया है। इसमें फिक्शन को भी और रियलिटी को भी, दोनों चीजों को एक साथ इसमें जोड़ दिया गया है, जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स होते हैं। गॉथिक नॉवेल्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि विच नॉवेल्स आर नोन एज नॉवेल्स ऑफ टेरर और वंडर। ध्यान रखना, इनको जो गॉथिक नॉवेल्स होते हैं हमारे, इनको नॉवेल्स ऑफ टेरर या नॉवेल्स ऑफ वंडर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ नॉवेल्स आर नॉन एज
नॉवेल्स ऑफ टेरर और वंडर। नॉवेल्स ऑफ टेरर और वंडर के नाम से किस प्रकार के उपन्यासों को जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गॉथिक नॉवल। क्या आंसर होगा? गॉथिक नॉवल। जो गॉथिक नॉवेल्स होते हैं उनको नॉवल ऑफ टेरर या नॉवल ऑफ वंडर के नाम से जाना जाता है। और जो दोस्तों ये गॉथिक नॉवेल्स होते हैं ना, ये डरावने उपन्यास को कहा जाता है, जो भूत प्रेतों के उपन्यास होते हैं, जिसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, सुपरनेचुरल मशीनरी होती है, वो सभी गॉथिक नॉवेल्स का पार्ट होती हैं। और गॉथिक नॉवेल्स जो पॉपुलर हुए या इनकी जो राइज हुई वो कब हुई? वो हमारे 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में इसका राइज हमें देखने को मिलता है, गॉथिक नॉवेल्स का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो राइज ऑफ एपिस्टोलरी नॉवल, सेंटिमेंटल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल एंड गॉथिक नॉवेल्स, ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स है किस एज का? 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर का। तो एक बार फिर से समझिए दोस्तों, ये जो हमारा 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर है, इसको एज ऑफ एनलाइटमेंट के नाम से, एज ऑफ रीजन के नाम से, ऑगस्टन एज के नाम से, एज ऑफ पॉप के नाम से, एज ऑफ पीरियडिकल्स के नाम से जाना जाता है। दैट स्टार्टेड इन 1700 एंड वेंट अप टू 1798। और the development of modern novels started in this century, 18th century, and the rise of epistolary, sentimental, and historical, and the gothic novels is one of the essential parts of this particular age, 18th century English literature. And now we'll talk about social and political satires. Social and political satires जो थी वो mostly applied की गई in the works of this period. ये जो पीरियड था हमारा 18th सेंचुरी, इस पीरियड में सोशल और जो ये सटायर्स थी इनको यूज किया गया। दोस्तों ये ऐसा, अब सटायर आप जानते ही हैं सभी, एक व्यंग जो होता है सटायर, और इसमें क्या होता है, हम एक ह्यूमर का यूज करते हैं किसी सामने वाले को, मतलब जब हमें डिस्काउंट करना हो या फिर उसकी कोई इंसल्ट करनी हो, बुराई करनी हो, कुछ भी इस तरह का करना हो, तो इसमें एक ह्यूमर का यूज किया जाता है, एक हास्य का यूज किया जाता है। वो सटायर में हमें देखने को मिलता है। जो ये सटायर होती है, सटायर में हमें वही चीज देखने को मिलती है। और ये जो सोशल और पॉलिटिकल सटायर्स थी वो इस एज में यूज की गई, ठीक है ना। सोशल एंड पॉलिटिकल सटायर्स अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर एज नोन एज 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। ये जो 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें सोशल और पॉलिटिकल सटायर्स का यूज हमें देखने को मिलता है। और कोई भी वर्क आप इनका उठाइए, उसमें आपको सोशल एंड पॉलिटिकल सटायर्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ जाता है, विग एंड टोरी, ये दो पार्टीज हुई थी। जब ये दो पार्टीज थी तो उस समय इंग्लिश का एज कौन सा चल रहा था? तो आपका आंसर होगा 18th सेंचुरी, एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन, ऑगस्टन एज। तो राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पार्टीज थी, वन वाज विग एंड द अदर वाज टॉरी। तो विग एंड टॉरीज पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इनका भी राइज हमें देखने को मिला इस सेंचुरी में। रूल ऑफ क्वीन एन, क्वीन एन का रूलिंग ओवर रहा इस एज में रहा, 18th सेंचुरी, एज ऑफ एनलाइटमेंट में रहा। स्पिरिट ऑफ एंथुजियाज्म, स्पिरिट्स ऑफ एंथुजियाज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ दिस एज। ये जो एज है हमारा 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, इसका एक बहुत ही एक मेन फीचर्स हम कह सकते हैं कि स्पिरिट्स ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म की स्पिरिट होना, एक एनर्जेटिक होना, ठीक है, और एक एक्साइटमेंट होना, और चीजों को बहुत ज्यादा एक डीप वे में करना, कुल मिलाकर एक एनर्जी वाली स्पिरिट का वर्क, वो एंथुजियाज्म वो हमें देखने को मिला 18th सेंचुरी में। एक उड़ान जो लोग भरते थे ना, यहाँ के जो राइटर्स थे, वो बहुत अच्छी एक तरह से बॉम्बेस्ट लैंग्वेज भी हम उसको कह सकते हैं, इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करते थे, फुल ऑफ साउंड होते थे, फुल ऑफ एनर्जी होते थे। हीरोइक कपलेट एंड पॉप, हीरोइक कपलेट को हमने किसके साथ जोड़ा है? पॉप। पॉप की बात करें और हीरोइक कपलेट के नाम ना इम्पॉसिबल है, तो हीरोइक कपलेट का बहुत अच्छा यूज हमें पॉप के वर्क में देखने को मिलता है। और हीरोइक कपलेट जो है, ठीक है ना, पॉप के वर्क में हमें इसका यूज देखने को मिलता है, हीरोइक कपलेट का। अब हीरोइक कपलेट होती क्या है दोस्तों?
हीरोइक कपलेट की बात करें अगर जो एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज हीरोइक कपलेट होती क्या है, ये तो आप सभी को पता है कि इसमें एम्बिक पेंटामीटर वगैरह होता है, लेकिन मेन चीज की कैसे डिफाइन करें व्हाट इज हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट क्या होती है, इट इज अ करेजियस टेल ऑफ अ हीरो। ये एक हीरो की करेजियस टेल होती है, हीरो के साहस की कहानी होती है हीरोइक कपलेट जो होती है। अब ये 2 लाइन्स में भी हो सकती है, ये एक स्टेंजा में भी हो सकती है, ये 2 स्टेंजास में भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। हीरो के साहस की जो कहानी होती है वो हीरोइक कपलेट होती है। अब आपने जब आप ये पढ़ेंगे इस एज में कि चाहे आप अलेक्जेंडर पॉप का द रेप ऑफ द लॉक को पढ़ें, और या फिर आप एंटोनी क्लोपेट्रा जो है वो पढ़ें, तो वहां पर, या फिर आप मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ें, वहां पर आप सभी वर्क में आपको क्या देखने को मिलेगा, हीरोइक कपलेट देखने को मिलेगी। हीरोइक कपलेट जहां पर हम हीरो के साहस की कहानी को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लाइन्स में, पैराग्राफ में या 2-3 पैराग्राफ में, तो दैट इज द पार्ट ऑफ हीरोइक कपलेट, द करेजियस टेल ऑफ अ हीरो। विच एज, ये क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, विच एज इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ पॉलिटिकल पैम्फलेट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लेना, दिमाग में बैठा लेना कि विच एज इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ पॉलिटिकल पैम्फलेट्स। पॉलिटिकल पैम्फलेट्स का गोल्डन एज किसको कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पैम्फलेट्स पब्लिश हुए थे, जिस एज में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पैम्फलेट्स पब्लिश हुए थे, वो एज गोल्डन एज कहा जाता है। कौन सा एज है वो, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 18th सेंचुरी, एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन, ऑगस्टन एज। तो ये एज है जिसमें पॉलिटिकल पैम्फलेट्स जो थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल पैम्फलेट्स थे। इसके अलावा क्लब एंड कॉफी हाउसेस, क्लब एंड कॉफी हाउसेस को किस एज में पॉपुलैरिटी मिली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में भी ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट में। तो क्लब्स एंड कॉफी हाउसेस गॉट टू मच पॉपुलैरिटी इन दिस पीरियड, 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन, ऑगस्टन एज। चाहे हम पीरियोडिकल एसेज की बात करें, चाहे हम वर्क की बात करें, नॉवेल्स की बात करें, एपिक जो ये अलेक्जेंडर पॉप का द रेप ऑफ द लॉक है इसकी बात करें, तो इसमें भी कॉफी हाउस का जिक्र आता है। तो ये कॉफी हाउसेस जो थे वो इस एज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। क्या पॉपुलर हुए थे, जो कॉफी हाउसेस हुए थे हमारे। पहले इतना समझिए कि इस एज में डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न नॉवेल्स का, एपिस्टोलरी, सेंटिमेंटल, हिस्टोरिकल, गॉथिक नॉवेल्स का, सोशल और पॉलिटिकल सेटायर्स आए, और राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका राइज हुआ, विगन टॉरी का, रूल ऑफ क्वीन एन था, स्पिरिट ऑफ एंथुजियाज्म इसमें हमें देखने को मिला, हीरोइक कपलेट और पॉप का एक यूज, और आपको पता ही कि चौसर ने सबसे पहले ये हीरोइक कपलेट का यूज किया था। और चौसर जो थे, चौसर को डिकासिलेबिक का यूज करना, जो 10 सिलेबस होते हैं उसका यूज करना विलियम डी मैकॉल्ट जो थे उन्होंने उनको चौसर को सिखाया था। और इसके बाद गोल्डन एज ऑफ पॉलिटिकल पैम्फलेट्स किसको कहा गया, गोल्डन एज ऑफ पॉलिटिकल पैम्फलेट्स इसी एज को कहा गया, 18th सेंचुरी, एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन, ऑगस्टन एज को। और क्लब एंड कॉफी हाउसेस का पॉपुलर हुए, वो 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में ही ये पॉपुलर हुए थे। और जो फेमस राइटर्स और वर्क्स की बात हम कर लेते हैं दोस्तों अब, और इसका एक पॉइंट ये भी याद रखना, स्टार्टेड इन 1700 वेंट टू 1798। फेमस राइटर्स एंड वर्क्स की बात करें तो ये राइटर्स ऐसे मैंने आपको यहाँ पर दे दिए कि बहुत स्पेशल है, इस एज से अगर जो पूछे जाते हैं तो ये वो छटे हुए हैं जो अधिकतर मैंने देखा है सभी एग्जाम्स को, उनके पेपर को देखकर तब मैंने निकाले राइटर्स की यही वर्क्स पूछे जा रहे हैं अधिकतर। तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है। जोनाथन स्विफ्ट का टेल ऑफ अ टब, ध्यान रखना, जोनाथन स्विफ्ट का वर्क द टेल ऑफ अ टब, द बैटल ऑफ बुक्स, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, द बैटल ऑफ बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द बैटल ऑफ बुक्स, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। द बैटल ऑफ बुक्स, अ टेल ऑफ अ टब एंड गुलिवर ट्रेवल्स, ये जोनाथन स्विफ्ट के हैं, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जोनाथन स्विफ्ट में क्या पूछा जाता है, टेल ऑफ अ टब, द बैटल ऑफ बुक्स और गुलिवर ट्रेवल्स किसके बारे में, आपका आंसर होगा इनका।
स्विफ्ट के वर्क हैं, ये नाम है स्विफ्ट के। और इसके अलावा द टेटलर, स्पेक्टेटर, रिचर्ड स्टील और एडिसन के ये फेमस मिले जुले वर्क हैं। और जोसेफ एडिसन, सर रोजर एट चर्च बहुत फेमस है, पूछ लिया जाता है वो भी। और इसके अलावा रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो जो कि एक फेमस फिक्शन है, उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो ये जो है ये किसका लिखा हुआ है? डैनियल डिफॉ का। डैनियल डिफॉ का लिखा हुआ वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो। ये पूछ लिया जाता है कि किसका वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो, तो देन योर आंसर विल बी डैनियल डिफॉ। क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा डैनियल डिफो। डैनियल डिफो का वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो जो है डैनियल डिफो का वर्क है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद ये बनता है क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पॉप, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसका वर्क है? योर आंसर विल बी अलेक्जेंडर पॉप। आपका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर पॉप का वर्क है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये जो वर्क है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसका वर्क है? अलेक्जेंडर पॉप का वर्क है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक जो है वो किसका वर्क है? द रेप ऑफ द लॉक भी अलेक्जेंडर पॉप का वर्क है दोस्तों। इसमें बेलिंडा के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है और इसकी 2-3 कोटेशंस भी हैं, जैसे कि एक तो यही आती है, शी स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, वो मुस्कुराई और सारा संसार मुस्कुरा गया। शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वो समुद्र के आंसू रोई, तो वो बेलिंडा के बारे में ही है। बेलिंडा लॉर्ड पीटर यानी कि बैरन की एक कहानी है, एक ऐसा व्यक्ति जो बेलिंडा के बालों को काटना चाहता है और फाइनली वो अपने इस मंसूबे में कामयाब भी होता है, अपनी जो भी चाल चलता है उसके लिए। और वही उसमें स्टोरी दिखाई गई है, बेलिंडा के पूरे लॉक्स को काटने की कहानी है, उसके पीछे ही पूरी की पूरी पूरा का पूरा ये मॉक एपिक है। और किस प्रकार से ये आगे बढ़ता है दोस्तों, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस अगर जो आपने इसे कभी पढ़ा हो तो, और नहीं पढ़ा हो तो इसकी आप इसको स्टोरी को जरूर सुने। ये जो वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, बेलिंडा की कहानी है। बेलिंडा जो कि एक ब्यूटीफुल गर्ल है और उसके जो लॉक्स हैं उसको काट लिया जाता है, लेकिन एनी हाउ वो बचती रहती है काफी समय तक। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ एंजेलिक पावर थी जो उसका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बाद में वो भी चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? उसके पीछे भी दोस्तों कहानी छुपी होती है। तो कुछ चीजें होती हैं हमें अपने आप ही निकालनी चाहिए। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द स्टोरी फ्रॉम द नेट, और इफ यू हैव द बुक जस्ट ट्राई टू रीड इट, क्योंकि हमें तो भी फिलहाल कॉन्सेप्ट की बात करनी है। तो कॉन्सेप्ट पे चले, कहानी पे चले गए तो बहुत लंबे चले जाएंगे। अब फिलहाल इतना टाइम नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें करनी है और ज्यादा से ज्यादा समझना है। तो उस तरह से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, फिलहाल इसमें आपको बेलिंडा का कैरेक्टर पूछा जा सकता है कि बेलिंडा का कैरेक्टर किस वर्क में आया है, तो आपका आंसर होगा द रेप ऑफ द लॉक में आया है। एन एसे ऑन मैन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एन एसे ऑन मैन जिसमें ह्यूमैनिटी की बात की है उन्होंने अलेक्जेंडर पॉप ने, तो अलेक्जेंडर पॉप का ही है ये। थॉमस ग्रे का एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, क्योंकि एक ट्रांजिशनल पॉइंट के नाम से थॉमस ग्रे जाने जाते हैं, और ये इनकी एक एलेजी है जो एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड है, और एक ऐसी एलेजी जो कि गांव वाले लोगों की मृत्यु पर लिखी गई है। दोस्तों ये एलेजी भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, और इस एलेजी की जो मेन लाइंस हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, वो दोस्तों केवल अधिकतर जो लाइन पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। गौरव का रास्ता हमें आगे तो लेकर जाता है, लेकिन कहां लेकर जाता है? कब्र में लेकर जाता है। ये लाइंस कहां आती हैं? तो आपका आंसर होगा एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में। इस पोएम में क्या होता है, जो पोएट है वो दुखी है, और क्यों दुखी है? बेचारे गांव वालों के बारे में सोचकर दुखी हैं। वो गांव वाले जो कि अब जीवित नहीं है, जो बेचारे गरीब थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की और वो अब जीवित नहीं है। और पोएम की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है, द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ट स्लोली ओवर द ले एंड द प्लोमैन फ्लोट्स टुवर्ड्स हिज होम इन हिज वेरी वे। घंटियों का बजना दिन के समाप्त होने का संकेत देता है, और किसान भी थके थके कदमों से, जिसने पूरे दिन मेहनत की है, वो भी थके थके कदमों से अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा है, और वो अब इस संसार को छोड़ दे, मतलब अंधेरे में रहेगा, और किसके पास रहेगा? इन गांव वालों के पास रहेगा जो कि अब जीवित नहीं है। कहने का मतलब वो कब्रिस्तान में रुकेगा। क्यों रुकना चाहता है वो? क्योंकि वो उन गांव वालों के साथ कुछ बातें करना चाहता है जो अब जीवित नहीं है।
जिनको लोगों ने इग्नोर किया, जिनको लोगों ने मतलब पूछा ही नहीं, उनके मरने के बाद भी, जीते जी भी नहीं पूछा, मरने के बाद भी नहीं पूछते। और फिर वो वही कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेखी का बयान करते हैं, अपने परिवार पर इतराते हैं, अपनी रईसाई पर इतराते हैं, कुछ लोग अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं, कुछ लोग सौंदर्यता पर गर्व करते हैं, लेकिन वो फाइनली ये बात कहता है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। गौरव का रास्ता हमें आगे तो लेकर जाता है, लेकिन कहाँ लेकर जाता है? कब्र की तरफ लेकर जाता है। कितना ही कुछ क्यों ना कर लीजिए, जाना कहाँ है? कब्र में जाना है। जीवन का आखिरी पड़ाव ही कब्र है, वो ये बात यहां पर कहता है। तो ये है सैमुअल रिचर्डसन, पामेला, हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स। दोस्तों ये इसमें ये पूछ लिया जाता है कि टॉम जोन्स कैसा उपन्यास है, तो आपका आंसर होगा पिकारेस्की नॉवल। क्या आंसर होगा? पिकारेस्की नॉवल। ध्यान रख लेना, ये पिकारेस्की नॉवल है। टॉम जोन्स हमारे पिकारेस्क नॉवल है। और किसका लिखा हुआ है? हेनरी फील्डिंग का लिखा हुआ है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि पिकारेस्क नॉवल होता क्या है, किसको पिकारेस्क नॉवल कहते हैं। तो आपका आंसर होगा पिकारेस्क नॉवल जो होता है, इट डील्स विद द स्टोरी ऑफ अ पिकारो। ये किसकी कहानी से डील करता है? ये पिकारो की कहानी से डील करता है। इसमें पिकारो की कहानी को रिप्रेजेंट किया जाता है जो पिकारो होता है। और पिकारो क्या होता है दोस्तों? पिकारो होता है रोग और नेव ऑफ द सोसाइटी, समाज का सताया हुआ व्यक्ति, समाज का निचले वर्ग का व्यक्ति, समाज का ऐसा व्यक्ति जिसके साथ गलत किया गया हो, उसको पिकारो बोलते हैं। तो ये जो है, ये पिकारो की कहानी होती है। और इसमें जनरली क्या होता है, हीरो को एक्सप्लॉइट किया जाता है, हीरो एडवेंचरस स्पिरिट का होता है। जनरली ही मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड वेयरएवर ही गोज ही इज एक्सप्लॉइटेड देयर and finally he comes to his end, he dies away. Generally ऐसा होता है। So this is a kind of picaresque novel, Henry Fielding's Tom Jones। और Horace Walpole, The Castle of Otranto। Horace Walpole का The Castle of Otranto जो है, ये भी इसका फेमस वर्क है। तो दोस्तों ये थे इनके फीचर्स और वर्क। ये वो मैं ये कह लीजिए कि बाल की खाल निकाल कर लाया हूं, या फिर कुछ एफोरिस्टिक स्टाइल, जैसे मैं आपको बताता हूं कि उसी स्टाइल में आपको पढ़ा रहा हूं कि चीजों को मैं आपको चीजें ऐसी दूं, सॉलिड दूं, कम दूं मगर सॉलिड दूं, क्योंकि टाइम कम है दोस्तों इस समय। आप जानते हैं कि आप किताबों में अगर जो डूबने लगे ना इस समय, तो इतना टाइम नहीं कि क्या क्या पढ़ोगे, कितना कितना पढ़ोगे, किताबों में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो नहीं पढ़ना, आपको सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, सॉलिड चीजें पढ़नी है। तो वही चीज मैं आपको तैयार करा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करें। एक बार फिर से समझें। सॉरी, 18th सेंचुरी, एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन, ऑगस्टन एज ऑफ पॉप, एज ऑफ पीरियडिकल्स, 1700 से लेके 1798 तक ये चला। इसके अलग अलग नाम रहे। इसमें जो डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न नॉवेल्स का, इसमें राइज हुआ एपोस्टोलरी, सेंटिमेंटल, हिस्टोरिकल और गॉथिक नॉवेल्स का। इसमें सोशल और पॉलिटिकल सेटायर्स लिखे गए। ये इसमें दो पार्टीज उभर कर आई दोस्तों, ध्यान रखना, विगन टॉरी पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। विगन टॉरी पार्टीज जो थी वो इस एज में उभर कर आई थी। रूल ऑफ क्वीन एन, क्वीन एन का रूल इसमें हमें देखने को मिला। स्पिरिट ऑफ एंथुजियाज्म, हीरोइक कपलेट एंड पॉप, गोल्डन एज ऑफ पॉलिटिकल पैम्पलेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विच एज इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ पॉलिटिकल पैम्पलेट्स। पॉलिटिकल पैम्पलेट्स का गोल्डन एज किस एज को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा 18th सेंचुरी, एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन, ऑगस्टन एज। क्लब्स एंड कॉफी हाउसेस जो थे वो पॉपुलर कब हुए दोस्तों? क्लब एंड कॉफी हाउसेस जो पॉपुलर हुए वो इसी एज में हुए। अब एक बात और मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं आपको साथ ही साथ, आपने देखा होगा पीछे मैंने आपको कुछ वर्क दिए थे, वर्क्स, फेमस वर्क्स एंड देयर राइटर्स, और इसके बाद फिर मैंने कल फिर कुछ वर्क्स दिए आपको। तो वो उन वर्क्स को तैयार करना बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। आपको जो भी मैं पीडीएफ देता हूं या कोई इमेज आपको सेंड करता हूं, तो आप उन वर्क्स को जरूर तैयार करें। वो केवल देने के लिए नहीं है,
क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मैं हर चीजों को बोलता हुआ नहीं चलूंगा, और उसमें भी मैं अगर जो वर्क का नाम लिखा हुआ है तो उसको तो केवल मैं पढ़ ही तो सकता हूं, तो वो तो आप अपने आप उनको तैयार करें, याद करें अच्छी तरह। तो जो लिस्ट है राइटर्स की और उनके वर्क्स की, वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। और काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स राइटर्स लिस्ट है, कल भी मैंने आपको कुछ सेंड किए थे, उनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, बहुत अच्छी तरह से मन लगा के तैयार करना है, क्योंकि जो राइटर्स और वर्क्स हैं उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहले मैंने आपको कुछ कैरेक्टर्स वाले भी क्वेश्चंस दिए थे कि जिसमें कैरेक्टर्स हैं, तो उनको भी आपको तैयार करना है। और जिनके पास नहीं पहुंचे हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनको मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। अगर जो आपके पास वो जो लिस्ट है जो मैंने सेंड की है वो किसी कारण नहीं पहुंच पाई है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, वो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना, इनकेस अगर जो नहीं पहुंची है। तो इसके बाद दोस्तों हमने बात की कि फेमस राइटर्स और वर्क्स की। तो जोनाथन स्विफ्ट का अ टेल ऑफ अ टब, द बैटल ऑफ बुक्स एंड गुलिवर ट्रेवल्स रहा। जोसेफ एडिसन, द टाइटल स्पेक्टेटर, एंड डैनियल डिफो, द रॉबिन्सन क्रूसो, अलेक्जेंडर पॉप, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लॉ, एन एसे ऑन मैन, थॉमस ग्रेस, एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, and Samuel Richardson's Pamela, Henry Fielding's Tom Jones, that is a kind of picaresque novel, and Horace Walpole's The Castle of Otranto. तो इनको आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, अच्छी तरह से इनको तैयार कर लेना है। दोस्तों मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी बीच में 2-3 दिन का गैप हुआ, तबीयत सही नहीं है और आज थोड़ा बहुत फील सही कर रहा हूं मैं, तो मैंने सोचा कि आज आपकी क्लास ली जाए और अब क्लास कंटिन्यू ही करूंगा मैं। आपकी आगे की कोई इस तरह की मिस क्लास नहीं होगी। देखो ज्यादा ही हेल्थ खराब हो जाती है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बट जब पॉसिबल होता है कि आज लगता है कि आज हाँ इतना स्टेमिना है कि हम पढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको, आप इस चीज की चिंता ना करें। और आपका टाइम देखो नजदीक है, मुझे पता है कि एग्जाम आने वाला है, तो इस बात को लेकर मैं भी सीरियस हूं, इस चीज को लेकर, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टीच यू। तो ये चीजें आपके हो सकता है हो गया होगा, क्लियर हो गई होंगी। अब हम पीछे का रिवीजन करते हैं। मैंने आपको बताया था एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में। दोस्तों ये जो एंग्लो सैक्सन पीरियड मैंने आपको बताया था, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं। दैट इज स्टार्टेड इन 450 एंड वेंट अप टू 1066। कब से स्टार्ट हुआ था? 450 में स्टार्ट हुआ था और 1066 तक गया था। अब ये जो हमारा एंग्लो पीरियड था दोस्तों, ये किस भाषा से इंपैक्टेड था? तो आपका आंसर होगा जर्मन लैंग्वेज। क्या होगा? जर्मन लैंग्वेज से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड था जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था। इसके बाद मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि बीड जो है, बीड एक क्रिटिक और राइटर हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट ओल्ड सर्वाइविंग वर्क कौन सा है एंग्लो सैक्सन पीरियड का? तो आपका आंसर होगा कैडेमेंस हाइम्स। कैडेमेंस हाइम्स जो है वो मोस्ट सर्वाइविंग वर्क माना जाता है इस पीरियड का। इसके अलावा जो पोएम बियोल्फ है वो मोस्ट फेमस वर्क है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जर्मनिक और क्रिश्चियनिटी दोनों पार्ट में बटा रहा, लेकिन जर्मनी का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा था। इसके मोस्ट ऑफ द पोइट्स जो रहे थे इस एज के वो एनोनिमस रहे थे, यानी का मतलब पता नहीं चल पाया कि ये जो वर्क थे इस एज के वो अधिकतर किसने लिखे थे। और जो एंग्लो सैक्सन्स थे, इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कहां से आए थे, तो ये जर्मनी से आए थे और कहां सेटल हुए थे ये भी आ जाता है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन में सेटल हो गए थे, जर्मनी से होकर आए थे। ये 3 ट्राइब्स में बटे हुए थे, एक तो एंगल्स, दूसरा सैक्सन्स और तीसरा जूट्स। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि एंगल सैक्सन्स जूट के कपड़े पहनते थे, ऐसे याद रख लेना। एंगल सैक्सन्स और जूट्स ये 3 पार्ट में ये बटे हुए थे। और दोस्तों ये क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो ना करके किस रिलीजन को फॉलो करते थे? ये पैगन रिलीजन को फॉलो किया करते थे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सॉन्ग्स और जो पोएम्स थे वो मेजर सोर्सेज रही किसकी? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। सॉन्ग्स एंड पोएम्स जो थे वो मेजर सोर्सेज रहे थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। स्कोप क्या थे? स्कोप दोस्तों पोएट और सिंगर्स हुआ करते थे जो कि किसी की मृत्यु पर उसकी एप्रिसिएशन में गीत गाया करते थे। और ये एंग्लो सैक्सन जो सोसाइटी थी हमारी, उसके मेंबर हुआ करते थे जो स्कोप हुआ करते थे। अब इस एज में
जो विमेन एम्पावरमेंट थी उसकी भी बात की गई, मतलब लव फॉर वुमेनहुड था, रिलीजन था, एडवेंचर स्पिरिट थी, और स्ट्रगल फॉर पर्सनल फ्रीडम भी हमें देखने को इस एज में मिलता है। और प्रकृति के प्रति प्रेम तो एक देखने को मिलता ही है इस एज में। इसके बाद दोस्तों जब हमारा ये ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड खत्म हुआ तो उसके बाद हमारा दूसरा एज चालू हो जाता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया 450 से 1066 तक ये एज रहा। फिर इस आगे से नेक्स्ट एज स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मिडाइवल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसको मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो जर्मनी से इन्फ्लुएंस था, तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर किससे इन्फ्लुएंस था, ये फ्रेंच से इन्फ्लुएंस था। जैसे उसमें 3 पार्ट बैठे हुए थे, एंगल, सेक्शंस और ट्राइब्स, ऐसे ही इसमें 3 पार्ट बैठे हुए थे, लेकिन 3 पार्ट अलग थे। ये फ्यूडलिज्म की थ्योरी पर आधारित था। क्लैर्गीमैन, नोबलमैन और पीजेंट, ये 3 पार्ट बैठे हुए थे, क्लैर्गीमैन, नोबलमैन और पीजेंट। और जो क्लैर्गीमैन और नोबलमैन थे उनको फिफ्थ मिला करता था राजा के द्वारा। अब फिफ्थ क्या होता था दोस्तों, पार्ट ऑफ लैंड हुआ करता था, और उस पार्ट ऑफ लैंड पर ये काम करवाया करते थे। कौन? दोनों ठेकेदार मान लो इन्हें, क्लैर्गीमैन और नोबलमैन को, ये काम करवाया करते थे किससे? किसानों से। तो और फिफ्थ जो था वो राजा देता था, ये हुआ करता था। जो चर्च थे डोमिनेटेड प्लेस था, मतलब चर्च की बहुत इंपॉर्टेंस थी, और रोमन कैथोलिक चर्च जो थी वो बहुत उभर कर आई थी इस एज में। ब्लैक डेथ जो था वो भी एंटर कर चुका था मिडाइवल इंग्लिश लिटरेचर में, और ब्लैक डेथ के बारे में सारी चीजें, सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी। कोविड से मिलता हुआ बहुत कुछ केस था वहां पर, ब्लैक डेथ वाली जो सिचुएशन थी कि किस तरह से कंडीशन होती थी लोगों की, कितने कितने लोग मर जाते थे, और जो लोग जिनको क्वारंटाइन किया जाता था तो उनके घर के दरवाजे पर किस प्रकार से क्रॉस का मार्क कर दिया जाता था, कोई बाहर नहीं आ जा सकता था। बहुत सारी चीजें थी जो इस एज में हुई थी और जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो आपका मिडिल इंग्लिश लिटरेचर था। अब इसमें दोस्तों लिटरेचर की बात करें, रिलीजियस लिटरेचर बहुत ज्यादा लिखा गया, डिवोशनल बुक्स रही, बुक्स ऑफ आर्ट्स इसमें हमें देखने को मिली, सरमन्स देखने को मिली, जॉल्टर्स हमें देखने को मिले इसमें, और इसके अलावा ब्रीवेरीज का यूज देखने को मिला। वो सभी चीजें, ब्रीवेरीज क्या है, मिसाइल्स क्या है, वो सभी बातें मैं आपको बता चुका हूं। मेडाइवल ड्रामा, मेरिकल प्लेस, मॉरलिटी प्लेस, ये सारी चीजें, मिस्ट्री प्लेस, ईच एंड एवरीथिंग, ये सभी आपको मैंने बताए थे जब आपको ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कराया था। दोस्तों इसके बाद हमने इंग्लिश रेनेसा मैंने आपको कराया। इंग्लिश रेनेसा में मैंने आपको बताया था कि रिबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। जो यूरोप में जो प्राचीन पद्धति का जन्म हुआ ग्रीक की, वो रेनेसा कहलाया था। रेनेसा में बहुत सारे फैक्टर्स आपको बताए गए थे कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना, कंपास का आविष्कार होना, एडवेंचर्स होना, एक्सप्लोरेशंस होना, बहुत सारी चीजें, किंग हेनरी 7th का रूल, किंग हेनरी 8th का कॉपरेशन, वो सारी चीजें, बहुत कुछ था जो इस रेनेसा एज में था। एक बड़ा अचीवमेंट जो रहा कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस का, और शेक्सपियर का उस समय होना, एज ए राइटर होना, वो बहुत ही बड़ी बात थी, और यही कारण था कि शेक्सपियर जो थे उनको बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी भी मिली। अब किताबें जो थी वो ज़्यादा मात्रा में पब्लिश होने लगी थी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो बुक्स थी वो छपने लगी थी, प्रिंटेड होने लगी थी बड़े स्केल पर। अब इसमें ह्यूमनिज्म का जन्म आया। ह्यूमनिज्म मैंने आपको बताया था कि जो ये ह्यूमनिज्म था, ह्यूमैनिटी थी इस एज में, वो क्या था, जो लैटिन और ग्रीक की जो लर्निंग बढ़ रही थी वो ह्यूमैनिटी लेकर आई, और जो न्यू नॉलेज थी, न्यू आइडियाज थे, वो भी आए। अब न्यू आइडियाज देखो कैसे डेवलप हुए, जो कुछ नई चीजें सीखने को मिली, जैसे कि एरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स, प्लेटो की बुक रिपब्लिक, कैस्टिग्लियानो की बुक द कॉर्टियर, मैकियावेली की बुक द प्रिंस, इनसे एक नई जनरेशन को नई सोच उनके सामने आई। इसके साथ साथ दोस्तों ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज जो थी, उनके जो कॉलेज ऑफ नेटवर्क्स थे वो भी इस एज में स्टार्ट किए गए। कॉलेजेस ऑफ नेटवर्क्स जो थे, नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस जो थे, वो इस एज में स्टार्ट किए गए। जो हमारा कौन सा एज था, ये रेनेसा एज, जिसको एलिजाबेथन और जैकोबियन एज के नाम से भी, या एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बड़ा अचीवमेंट था दोस्तों, बहुत बड़ी चीज थी। और इस एज का एक फैक्टर मैं बताना चाहूंगा, वो शायद जब मैंने आपको रेनेसा बताया तो मिस हो गया था। तो ये जो एज था, इस एज में जो
पॉप की जो ताकतें हुआ करती थी दोस्तों, पहले जो सारी ताकतें थी ना, मतलब जो कागजी संबंधी जो लीगल जो कार्रवाई वाली ताकत थी वो पॉप के हाथों में थी। बट इस एज में वो चीजें समाप्त हो गई और वो राजा के हाथ में आ गई थी, राजा के हाथ में वो ताकतें आ गई थी। इसके अलावा व्यापार का मैंने आपको बताया था कि व्यापार का जो बढ़ावा मिला था और व्यापार को जो प्रमोट किया गया था, जो पैसा आया उसको चर्च के रेनफोर्समेंट में लगाया गया और उससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला था। बहुत कुछ अचीवमेंट हुआ, बहुत बड़े बड़े आविष्कार भी हुए और इसके अलावा एक्सप्लोरेशन भी हुआ। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में मैंने आपको बताया कि कोपरनिकस और गैलीलियो की जो खोजें बताई, दे डिस्कवर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इस एज को आप एक बार ढंग से दोबारा से सुन लेंगे और अच्छी तरह से सुन लेंगे और बढ़िया आपके तैयार हो जाएगा। दोस्तों कोशिश मैं यही करता हूं कि हर चीज आपको पॉइंट में, शॉर्ट में, ब्रीफ में ऐसी बता दूं कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और जो एग्जाम्स में जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, वही मेरा पर्पस रहता है। उसी पर्पस से मैंने आपको ये तैयार कराया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। अगला एज हमारा चलेगा रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन इसी बीच में मैं कुछ ना कुछ टॉपिक आपको दोस्तों जितना मैं वीडियो में पढ़ाऊंगा ना, उससे अलग भी मैं कुछ ना कुछ आपको याद करने के लिए, तैयार करने के लिए देता रहूंगा। और किसी भी दिन बीच में लाइव आकर आपसे मैं एक दिन पहले बता दूंगा कि कल लाइव क्लास होगी, उसमें मैं आपसे वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो मैं आपको याद करने के लिए एज ए पेपर फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेट में आपको सेंड करूंगा। वो मैं आपसे याद करने के लिए आपसे कहूंगा कि आपको उसको तैयार करना है, ठीक है ना। तो उसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से वो मतलब क्लियर भी हो जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो भी बहुत अच्छा चला जाएगा। और आई होप कि आप अपने सपनों को हकीकत में जरूर बदल पाएंगे। दोस्तों सपने सब देखते हैं सपने, लेकिन असली जाबाज जो होता है ना, वो होता है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा रखता हो। और मुझे पता है कि मेरे साथी जितने भी यहां पर जुड़े हुए हैं उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो सपनों को सपनों तक ही नहीं सीमित रखते, बल्कि वो सपनों को हकीकत की दुनिया में ले आकर हकीकत में ही कन्वर्ट कर देते हैं। और वही वास्तविक जज्बा है। जब हम कोई एक लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ सोचे मन में कि हमें ये करना है और हम कर रहेंगे। अगर जो आप ऐसा डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि मुझे ये एग्जाम निकालना है और मैं निकाल कर रहूंगा या रहूंगी, तो फिर कोई ताकत इस दुनिया की नहीं है जो आपके आगे बढ़ते हुए कदमों को पीछे धकेल सके। कोई भी ताकत नहीं है। जैसे कि शेक्सपियर ने कहा था ना, जब वो प्यार के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं, ओ नन दिस मिरेकल हैव माइट दैट इन ब्लैक इंक माय लव में स्टिल शाइन ब्राइट। अब तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, कोई ताकत नहीं है जो इसको बिगाड़ सके, मेरा प्यार तो काली शाही में चमकता रहेगा। और वही बात मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि अगर जो आप मेहनत करते हैं, अगर जो आप अपना डिटर्मिनेशन बिल्कुल बनाकर रखते हैं, बिल्कुल दृढ़ निश्चय है, सफलता को पाने के लिए जुझारू है, तो आपको कोई भी पीछे नहीं खींच सकता है। आपके लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो जीएस का है, जीएस में सर आपको पॉलिटी करा रहे हैं, इस समय चल रही है। करंट का सर ने थोड़ा सा पोर्शन आज भी कराया है। और इसके साथ साथ दोस्तों डेली सर करंट जो है आपको कराते रहेंगे। और क्योंकि करंट में क्या होता है, काफी चीजें नोट करानी होती है, लिखनी होती है, टाइम ज्यादा लगता है, तो मैं सोच रहा हूं कि उनको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वो चीजें, वो स्क्रीन रिकॉर्डेड वे में आपको मिलती रहें, सर कराते रहें, तो वो चीज आपकी होती रहेंगी। और साथ साथ जीएस का अदर पोर्शन भी आपका चलता रहेगा। दोस्तों तैयारी हमारी तरफ से पूरी तरह से हमने कमर कस रखी है आपको तैयारी कराने की। बस अब आपको भी उसी लगन के साथ लगे रहना है और फिर देखना कि दोनों की मेहनत, क्योंकि कहते हैं ना कि टीचर और स्टूडेंट्स जब दोनों एक साथ पूरी तरह से जुट जाए, मेहनत करने लगे और दोनों की तरफ से अपना पूरा दिया जाए, तो फिर सफलता पीछे नहीं रह जाती है। तो मैं आपकी सफलता का एक छोटा सा हिस्सा तो जरूर बनना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।